अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये इस वीक की लास्ट वीडियो है और ये ओवरऑल आपके कोर्स की भी लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे 9.4 के और कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन जिससे आपके काफ़ी मसले हल हो जाएँ उन क्वेश्चन को पिक करेंगे। और अब एक सजेशन है कि आप अपने काम को ध्यान से पढ़ के अहम एमसीक्यूज़ को नोट करना शुरू करते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद एंड में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके गाइस, हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट सी ले रहे हैं। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पहले हम उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको इस पार्ट में तो 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी, और जिसमें से मैंने सी सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। तो उसमें हमने इक्वेशन सॉल्व करना है, हमने एक्स वैल्यूज को निकालना है जो इसके रिजल्ट्स के तौर पर होंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल है, उसमें आपने इनपुट प्रोवाइड करके आउटपुट हासिल करना है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। पहले आप उससे स्टार्ट लीजिएगा। ओके। In question 2 से given absolute value of 2x plus 4 is equal to x square plus 1। तो हमें गिवन तो यही है कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x plus 4 is equal to x square plus 1। ओके। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो हम देख चुके हैं कि जी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव x है जब हमारे पास x लेस देन 0। तो इस आईडी का मतलब हम डोमेन को स्प्लिट कर लेते हैं, और इसी हिसाब से तो हमारे पास जो जाएगा कि जी 2x प्लस 4 बराबर होगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इक्वेशन है। और 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा बी हो गया। अच्छा, ए को ले लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी हम कहेंगे जी 2x प्लस 4 के लिए वो आउटपुट जो हमारा नेगेटिव होगा जब एन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन में, उसको लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडिकल के अंदर नेगेटिव 16 आ जाएगा। हम ये बात पहले भी बारहा कर चुके हैं, ऐसे कई हमारे पास प्रॉब्लम से क्लास में हमने किया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करते थे। तो आपको पता है रेडिकल के अंदर अगर एक नेगेटिव रियल नंबर आ जाए तो उसका आउटपुट रियल नहीं होता, तो इसलिए इसका सिंपली कंक्लूजन होगा नो रियल। अब बी लेते हैं, बी को सॉल्व कर लें। बी ये था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लें तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अगर आप देखें तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हमारे पास, इस 1 को जब मैं नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट आएगा नेगेटिव 3। अब इसका मतलब है इस माइनस 2x को मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 3 हो और इनका जो बैलेंस है वो माइनस का 2x हो। तो हमने कहा अगर x में से हम 3x माइनस कर दें ये बराबर होगा माइनस 2x के। इस x का कोफिशिएंट 1 है, जैसे ही ये नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 3 आ जाएगा। उसके बाद आप कॉमन ले लें, फर्स्ट टू टर्म से आपका x कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1, अगली टू टर्म से नेगेटिव 3 कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। फर्दर आपका x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट होगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स आपका x या तो माइनस 1 है या फिर x आपका 3 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो x के लिए रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास फॉर क्वेश्चन 2C के लिए। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f इज अ फंक्शन वेयर x इज मैप्ड टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, यानी आपको जो f ऑफ x गिवन है वो x स्क्वायर माइनस 2x की एब्सोल्यूट वैल्यू है। आपको इस डोमेन के लिए जब आपका x 1 से स्टार्ट हो, आप देख सकते हैं कि x यहाँ पर एक हमारे पास क्लोज इंटरवल है, x बिलोंग कर रहा है 1 2 3 के क्लोज इंटरवल से, तो तब इसका स्केच क्या होगा आपने वो बताना है। तो ये तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, उसकी डोमेन हो गई। पार्ट ए में आपने कंप्यूट करना है एफ ऑफ 1, और उसी में एफ ऑफ 3 कंप्यूट करना है। अगर मैं कहता हूँ चलें एफ ऑफ 1 कंप्यूट करें, तो आपने 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 करना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये 1 माइनस 2 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और ये रिजल्ट आ जाएगा 1। अगर आपसे कहा जाता है एफ ऑफ 3 कंप्यूट करें, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, तो ये जी 9 माइनस 6, इसका रिजल्ट आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सिंपल चीजें थी। इसके ग्राफ पे आपको बनाना है पार्ट बी में। पार्ट बी में ये देखना है कि जी इसका स्केच क्या है, स्केच पे हम बात करेंगे और डेस्मोस की हेल्प लेंगे। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एंड डिटरमिन वेदर एफ इज अ वन वन फंक्शन, कि एफ हमारा वन वन फंक्शन है या नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज एक्सप्लोर कर दूं। आपको पता है ना कि
जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो वी शेप होता है। और अगर मैं कहूँ कि जी क्या ये वन वन फंक्शन है आपके पास, तो नोट करें आपको एक टेस्ट बताया था ग्राफिकली डिटरमिन करने के लिए। फंक्शन तो ये है, मगर फंक्शन अगर है और फिर उसके बाद हमने ये डिटरमिन करना है वो वन वन फंक्शन है या नहीं, तो वो कैसे डिटरमिन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाया था, हम डिफरेंट रीजन से इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है? तो इसी तरह आपने देखना है कि जो हमारे क्वेश्चन में पार्ट बी में जो स्केच कर रहे हैं, क्या वो वन वन फंक्शन है या नहीं? अब रिमेंबर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि आपकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन गिवन है, यानी आपका x 1 से लेकर 3 तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब x 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इसका ग्राफ, डेस्मोस से हेल्प लेते हैं। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो उसके ग्राफ को स्केच करने से पहले डेस्मोस से ज़रूर हेल्प ले लें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि वो आपको स्केचिंग कैसे करनी है। फिर डियर स्टूडेंट, ये हमने इसका ग्राफ स्केच किया है और ये आपके पास देखें एप्स वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अच्छा जी, अगर हम कहें कि जी हमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए करना है, तो आप करली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें डेस्मॉस में, और आप देखेंगे आपको जो डोमेन गिवन था उसमें वन आपके पास जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास जो है वो कह लें एक्स वन से स्टार्ट हो रहा है, और वो अप टू जो है आपके पास वो 3 तक जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एग्जैक्टली इसका ग्राफ आ रहा है। तो मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ ताकि आप और ध्यान से इस ग्राफ को देख लें। ठीक है? तो ओके जी, तो ये है आपके पास इसका ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या फॉर दिस डोमेन ये वन वन फंक्शन है, तो आप क्या आंसर मुझे बताएँगे? जी हाँ, ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने कहा कि आप आसान तरीकाकार इस्तेमाल करें कि ग्राफिकली जब भी आपको डिटरमिन करना हो कि एक ग्राफ वन वन फंक्शन का है यानी आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर ये जो मैशेस बने हुए हैं, कोऑर्डिनेट के जो मैशेस बने हुए हैं, अगर इनकी लाइनों को देखें या इवन मैं इस लाइन को देख लूँ जिस पर मैंने कर्सर मूव किया हुआ है, तो ये इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि आपका गिवन जो फंक्शन है वो इस डोमेन के लिए और इवन इन जनरल भी ये वन वन फंक्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको कर लेता हूँ 2.01, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम वो देखते हैं। 2.01, अच्छा जी, अगर 2.01 देखें तो ये सिर्फ ये लाइन आ गई है हमारे पास। अगर मैं इसको सिर्फ 2 कर लूँ, क्योंकि आपको पता है इसका जो वर्टेक्स था ये वाला, ये 2 पे था, 2,0 पे, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसी तरह 0 कर लूँ तो ये नोट करें ग्राफ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं ओरिजिनल ही डोमेन पे देखूँ तो इसका ग्राफ इस तरह से अपैरेंटली आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं x को 1 रखूँगा तो y भी 1 हो जाएगा। फिर जैसे-जैसे मैं 1 से आगे बढ़ूँगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही मैं x को 2 पुट करूँगा y 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और 2 से 3 के दरमियान ये तेज़ी से रैपिडली बढ़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि रिगार्डलेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन अगर हम ओवरऑल इस फंक्शन का स्केच देखना चाहें तो आप ये ब्रैकेट्स हटा दें और देखें ये फंक्शन। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को कंसर्न होगा, तो डेस्मोस से तो आराम से हमें मिल गया आइडिया कि चले जी ये हमारे पास जो है ग्राफ तो हो गया, हम मैनुअली कैसे बनाएं। मैं इसको बहुत आसान करता हूँ और आसान ऐसे करता हूँ। आप एक काम करें कि रिगार्डलेस ऑफ जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ज़रा आप इसका ग्राफ चेक करें। पहली बात देखें, ये देख रहे हैं आप जो एक वर्टेक्स टाइप का जो पैराबोला शेप है, ये बेसिकली बिलो द एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है। अब वो रिफ्लेक्शन है कैसे? क्योंकि हमारे पास y तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि हम कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू एज़ आउटपुट चाहिए। नॉन नेगेटिव y होगा न बिलो द एक्स एक्सिस कभी भी नहीं आ सकता। आप जानते हैं अगर y की वैल्यू बिलो द एक्स एक्सिस होगी तो वो नेगेटिव होगी। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू हटाऊँ तो पहले ये चेक करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसको फिर मैं मैनुअली भी आपको एक जनरलाइज़्ड स्केच भी बना के दिखाऊँगा। तो चलें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिमूव करते हैं। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास बेसिकली y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ है। अगर आप रिगार्डलेस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, ये एक पैराबोला है, और इस पैराबोला का जो आपके पास
ओरिजिन है ये, अगर आप जरा ध्यान से देखें ये एक्स एक्सिस भी है और यही वाई एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी। 2,0 दूसरा वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। 0,0 इसका आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है पहला, और एज वेल एज ये वाई इंटरसेप्ट भी है। और अगर मैं कहूँ कि जी क्या इसका वर्टेक्स है, तो आप देख सकते हैं 1,-1। तो आप नोट करेंगे ये जो हमारे पास पोर्शन है ये वाला, जो कि 0 से 2 के दरमियान का, ये आपके पास आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि चलें ये तो फॉर द पैराबोला केस एग्जिस्ट करेगा, बट ऐसा है कि हमारा y एब्सोल्यूट हो तब क्या होगा? तो आप यही पार्ट देखिएगा, ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो यही आइडिया अगर आप उसमें इस्तेमाल कर लें मैनुअल स्केचिंग में भी, तो आप देखिएगा कि आपके पास जो है वो आ जाएगा आराम से। तो इसको हमारे पास हम कंप्लीट करते हैं, तो ये देखिएगा। अब नोट करें 0 से 2 का दरमियान जो आपके पास वर्टेक्स है, इस तरह का जो कर्वेचर था वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ गया। तो अगर आप रिगार्डलेस ऑफ एब्सोल्यूट पहले ग्राफ बना लें, उस एक स्केच ले लें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे होगा आपके पास। मैं थोड़ा सा जनरली इसको आइडिया आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर ये आपके पास आपने पैराबोला को स्केच किया और ये स्केच इस तरह से आ गया। अब आप कहेंगे अच्छा जी चलें, ये तो हो गया। सपोज मैं जनरल बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, और ए डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा हमारे पास। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्केच कैसा होना चाहिए? कोई इशू नहीं है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नोट करें ये आपके पास ये आएगा, फिर वो पोर्शन जो बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पर मैं चलें इसी सिचुएशन के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। से सपोज ये आपके पास जो है ये पोर्शन आ रहा है और यहाँ से हमारी लाइन है। से सपोज मैं आपको ये आइडिया कि ये जी यहाँ से लाइन है, तो उसका मतलब ये यहाँ से आएगा। अब ये जो हिस्सा है आपके पास ये वाला, ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाएगा सेम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में आपने ग्राफ में डेस्मोस में देखा। ये रिफ्लेक्शन हो गया और फिर अगली लाइन हमारी इसे मिलेगी। तो ये इस तरह समहाउ ये डब्ल्यू टाइप का आपको शेप जो है वो नजर आ जाएगा, और स्केचिंग कोई इशू नहीं है। आप एब्सोल्यूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका स्केच दे पहले जज कर लें, फिर उसी रिफ्लेक्शन को जब आप कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे वो जी कहाँ कहाँ पर वो हमारे एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, तो आपको ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसी रिस्पॉन्स में थोड़ा सा हम प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं +3 कर दूं क्या होगा? तो आई थिंक ये ग्राफ बहुत, ये देख लें +3 का मतलब ये हो गया कि 1,4 पे आ जाएगा, ये जी 2,3 पे चला जाएगा। यानी हमारे पास जो अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y इज इक्वल टू 3 पे जंप कर जाएगा। तो यानी अगर मैं 1 करूं फिर क्या होगा? तो ये नोट करें ये y इज इक्वल टू 1 है। ये जो लाइन है अगर नोट करेंगे ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं 2 कर लूं तो ये देख लें कि ये हमारे पास है। ये तो आप समझ लेंगे अगर मैं वो एक्स वाली एक्सप्रेशन से हट कर अगर मैं कुछ y में ऐड करूंगा तो वो अलोंग दी y एक्सिस ट्रांसलेशन करेगी। अच्छा जी, अगर मैं इसको -1 कर दूं तो ये देख लें y इज इक्वल टू -1 पे आ जाएगा। और अगर हम ओरिजिनल ग्राफ पे ही चले जाएं तो ये हमारे पास इसका ओरिजिनल ग्राफ है जी, ठीक है। और अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का आइडिया जो जिस पर एक्चुअली हमें ग्राफ बनाना था, तो उसके मुताबिक हमारा ये था कि हमारा एक्स जी 1 से लेकर वो 3 तक होगा, तो आप इसका ग्राफ भी ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हम अब एक्सरसाइज 9.4 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपको दिया जा रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f where x is mapped to absolute value of x minus a plus b, given that f of 3 is equal to 3 and f of -1 is equal to 3, find the value of a and of b। तो देख लें ये फंक्शन है f of x is equal to absolute value of x minus a, ये a अननोन है प्लस b भी अननोन है, अननोन कांस्टेंट है आपके पास। गिवन अगर फंक्शन में हम x को 3 से रिप्लेस करेंगे 3 के बराबर आएगा, और फंक्शन में x को -1 से रिप्लेस करेंगे 3 के बराबर आएगा। तो आपने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने कहा कि सिंस f of 3 is equal to 3, इसका मतलब इस फंक्शन में x को आप 3 से रिप्लेस कर दें, -a जो कि अननोन कांस्टेंट है उसको आगे डिटरमिन करेंगे, प्लस b। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस a प्लस b बराबर हो जाएगा 3 के। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस a बराबर हो जाएगा 3 माइनस a के।
बाय दी एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेशन, तो यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, 3 माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस बी और 3 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 3। अच्छा जी, तो अब हम अपनी आसानी के लिए इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ए है और ये जो हमारे पास इक्वेशन बी है। फर्दर बाय यूज ऑफ दिस सेकंड कंडीशन में कहता है एफ ऑफ -1 बराबर है 3 के। इसका मतलब गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस करें -1 से, माइनस है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 नेगेटिव है प्लस b इज इक्वल टू 3। हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस x के आपके पास। तो इसका ये मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 नेगेटिव है, इट विल बिकम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस बी। यहाँ से भी दो इक्वेशन मिलेगी, a प्लस 1 बराबर है 3 माइनस बी के और a प्लस 1 बराबर है b माइनस बी के। तो अब आप इसको जो है c कर लें और इसको आप d कर लें। अब आपने करना क्या है कि पहले जो आपको कंडीशन से दो इक्वेशन मिली थी उनको कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व करना है, मगर मैं उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं ट्रायल एंड एरर की बेस पर कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन का काम है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा ना हो आप बोर हो जाए। पहले मैं ट्रायल एंड एरर की बेस पर बता दूं कि यहाँ पर ए भी 1 है और बी भी 1 है, और ये कैसे आपको वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जरा आप ध्यान से देखें कि सिंस आपके पास जो अगर मैं कहूँ कि जी हमें एक इक्वेशन पहली कंडीशन से हासिल हो रही है जो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है, इससे हमें एक्चुअली ये हासिल हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस। फर्दर हमें जो सेकंड कंडीशन थी एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3, इससे हमें हासिल हुआ है आपके पास एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस बी। अच्छा, अगर अगर आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर हम क्या करें कि a को 1 रख दें और b को भी 1 रख दें, तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो ये बनेगी आपके पास 3 माइनस 1, a को हमने 1 रखा है, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 आपको पता है 2 के। इसी तरह अब हम सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं, तो a की वैल्यू आप 1 रख दें, 1 प्लस 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस b, b की वैल्यू 1 रख दें, तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 विल बी 2। तो दस हम कह सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर से हमने आसानी से जज कर लिया कि a भी हमारे पास 1 है और b भी 1 है। बट एक प्रॉपर एनालिटिकल तरीका होगा कि जी आप ये कह तो रहे हैं ट्रायल एंड एरर से बात समझ में आ गई, बट अगर हम कोई रिगरस मेथड से बात करें तो क्या वो भी पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल वो भी पॉसिबल है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ट्रायल एंड एरर से ये तो क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, जिससे हमारे ये दोनों कंडीशंस के रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। मगर अब सबसे मेन बात है कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी चार इक्वेशन आए थे इनको कैसे डील करेंगे, तो इनके लिए मैं डीलिंग बता दे रहा हूँ। अब आपने ये करना है कि ये जो आपके पास पहली कंडीशन से दो इक्वेशन मिली है इनको आपस में यूज नहीं करना है, बल्कि इनको जो दूसरी कंडीशन की इक्वेशन है उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अब मैं वो कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूँ। कॉम्बिनेशन से मतलब है आप एक सिचुएशन में ए एंड सी को सॉल्व करें, दूसरी सिचुएशन में ए एंड डी को सॉल्व करें। तो अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, मैंने ए के साथ सी रख के पहला सिस्टम बनाना है और फिर मैंने ए के साथ डी रख के दूसरा सिस्टम बनाना है, तो इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर हम कंक्लूड करेंगे कॉमन जो हमारा होगा। फिर इसी तरीके से तीसरा आपका कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप बी के साथ सी का बना लें सिस्टम, सिस्टम से मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इसी तरह फिर आप सी बी के साथ डी का सिस्टम बना लें। तो अब आप देख सकते हैं आपको चार सिस्टम मिलेंगे जिसमें ए को सी के साथ रख के सॉल्व करना है, ए को डी के साथ रख के सॉल्व करना है, ए को बी को सी के साथ रख के सॉल्व करना है और बी को डी के साथ सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन तो डिटेल से आप खुद ही करेंगे, मैं बता दूंगा इन कॉम्बिनेशन से हमें रिजल्ट्स क्या क्या हासिल होंगे। अच्छा, मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, ए एंड सी। मैं आपकी सहूलत के लिए इन इक्वेशन को लिख देता हूँ। ए की इक्वेशन है 3 माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस बी, सिंप्लीफाइड वर्जन आप खुद लिख सकते हैं, और इसका सिस्टम सी के साथ बनाना था। तो अगर मैं सी ले लूँ और सी को लिखता हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर पहली इक्वेशन है,
तो a प्लस 1 को आप 1 प्लस ए लिख लें और 3 माइनस बी आपके पास है और आप इनको सॉल्व कर लें। अच्छा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? जी हाँ, जब आप इनको सॉल्व करेंगे ए और ए, यानी ये हमारे पास पहली इक्वेशन है ए, ये दूसरी इक्वेशन है सी। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, ए हमें मिलेगा 1 और बी मिलेगा 1। ठीक है, फिलहाल इस रिजल्ट को होल्ड करें क्योंकि हम सारी चीज़ों को रिजल्ट्स निकाल के फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में आपने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो ए एंड डी लिया है। अच्छा, अब मैं लिख देता हूँ ए जो हमारे पास सिस्टम था वो सिस्टम में ऐसे लिख रहे हैं 3 माइनस ए इज इक्वल टू 3 माइनस बी। उसके बाद मैं डी को लिखता हूँ और अगर आप डी को देखें ये ए प्लस 1 था, मैं आसानी के लिए 1 प्लस ए लिख देता हूँ और राइट हैंड साइड पे b माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस बी। अच्छा, अब क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे? थोड़ा-सा बेसिक लगाएँ। अगर आप देखें ना तो माइनस ए से प्लस ए कैंसल हो जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसल हो जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कैंसल हो जाएगा। तो आपको फाइनली यहाँ से मिलेगा 4 इज़ इक्वल टू 0 अगर आप याद करें। तो ये आपको ये सिचुएशन एड्रेस कर रही है नो सॉल्यूशन। यानी ये जो आपके पास सिस्टम है जिसमें इक्वेशन ए इन्वॉल्व है आपके पास और इक्वेशन डी इन्वॉल्व है आपके पास, इससे आपको कोई सॉल्यूशन हासिल नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी। अच्छा, पहले मैं बी की जो आपके पास इक्वेशन है उसको लिख देता हूँ। ये है 3 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है। अच्छा जी, और अब मैं सी लूंगा। सी ए प्लस 1 है तो इसको आप 1 प्लस ए लिख लें और राइट हैंड साइड पे 3 माइनस बी है तो माइनस बी प्लस 3 लिख लें। अब आप देखें ये वही सेम सिचुएशन है जो हमने सेकंड कॉम्बिनेशन में देखी थी। अगर मैं माइनस ऐड करूंगा, माइनस ए से प्लस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस बी प्लस 3 0, तो हमें यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इस थर्ड कॉम्बिनेशन से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप कंक्लूड करेंगे नो सोल्यूशन। अच्छा, लास्ट में आपके पास जो रह जाता है वो चौथा कॉम्बिनेशन रह जाता है। तो अब हम चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अच्छा, इस चौथे कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास मैं इस थर्ड कॉलम को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो दो इक्वेशंस हैं वो उसी तरह से लिख ही रहे हैं ताकि हमें उसको देखने में आसानी हो। अच्छा, तो अब मैं बात ये कर रहा था कि चलें अब मैं चौथे सिस्टम की तरफ जब जाऊँगा तो चौथे सिस्टम में देखें कि आपके पास है क्या। अच्छा जी, चौथे सिस्टम में आपके पास, एक मिनट जी मैं कॉलम ड्रॉ कर लूँ। अच्छा, चौथे सिस्टम में अब हमारे पास बी एंड डी है। बी एंड डी, चलें बी की हम इक्वेशन लिखते हैं 3 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 3। डी लिख लेते हैं। डी हमारे पास ए प्लस 1 है तो 1 प्लस ए लिख लें और बी माइनस 3 तो आप ये लिख लें। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसको चले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है जी, अगर आप इसको सम करते हैं, क्योंकि सम इसलिए सपोज हम ये कैंसिल कर रहे हैं तो 3 प्लस 1 4, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। बी और बी, रिमेंबर हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, बी प्लस बी जो जाएगा हमारे पास वो 2b हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 4, माइनस ए प्लस ए 0, तो लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ 4 मिलेगा। b प्लस बी 2b माइनस 3 प्लस माइनस 3 ये बनेगा माइनस 6। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। इस मीन्स 2b बराबर है 10 के और b बराबर आ जाएगा आपके पास 5 के। अच्छा, सिंस आपके पास कोई भी इक्वेशन लेने, चले मैं डी लेता हूँ। 1 प्लस ए बराबर है बी माइनस 3 के। अगर मैं बी की वैल्यू पुट करूँ ए के लिए तो जी ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और ये जो 1 है प्लस का इधर आके माइनस 1 हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4 जो कि 1 हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें बी इधर से एक तो 5 मिल रहा है और ए आपको मिल रहा है 1। अब आप कहेंगे चलें जी, आपको चार जो सिस्टम थे उससे आपको दो रिजल्ट्स मिले। एक तो आपके पास ये वाला रिजल्ट मिला है जी, कौन सा आपके पास, कि जी हमारे पास A1 है और B1। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास जो अब हमारे पास अगला जो कह लें कि हमें रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट आपके पास जो है A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 5 है।
तो अगर मैं कहूँ कि जी अभी तक स्टिल रिमेंबर ट्रायल एंड एरर को दिमाग में रखें बट अभी उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तो अब आप कहेंगे कि क्या ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा? तो हमने सिर्फ़ एक काम करना है और एक काम ये करना है जो दी गई हमारे पास कंडीशंस थी। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे। जो हमारे पास कंडीशंस दी गई थी, हमने उस कंडीशन को देखना है कि क्या हमारे पास वो कंडीशंस सैटिस्फाई हो रही हैं? यानी किन पर सैटिस्फाई हो रही है? जैसे f ऑफ -1 बराबर 3 के था आपके पास, f ऑफ 3 बराबर 3 के था। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखिएगा फॉर a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 1 ये जो दोनों कंडीशन है f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 ये दोनों क्या कर जाएँगे सैटिस्फाई कर जाएँगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 1 है जिसको हमने स्टार्ट में आपको आसान करने के लिए ट्रायल एंड एरर से भी जजमेंट दी थी। तो thus आपके पास a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जी डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी इंसाइट मिल रही होगी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और उसके प्रॉब्लम्स को लेकर। प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। हमने कंटेंट की एग्ज़ाम के कंटेंट के हवाले से आपको वीडियोस दी थी, तो और इवन आपको कोर्स आउटलाइन भी मिल गई होगी, जो फाइनली आपके पास एग्ज़ाम के हवाले से आपको गाइड करेगी। तो फंक्शन पर हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ और ये इस वीक जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलने थे, ये लास्ट वीक है। मे बी शायद आप कुछ टाइम के बाद कैंपस में हो, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू से कर लें। जो भी क्यूरीज़ है उनको लिखना शुरू कर दें, नोट कर लें कि किन प्रॉब्लम्स में या किन टॉपिक्स में क्या इश्यू है। यकीन जाने थोड़ी-सी डिस्कशन से आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे, मगर पहले से प्रैक्टिस करके आइएगा तो हमें बहुत आसानी होगी आपको गाइड करने में। पहले मैं मशवरा दूँगा जो हमने ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू चीज़ें आपको सिखाई हैं, सबसे पहले आप उसको प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि फाइनल टर्म में आपको पता है कि 70% वेट जो है हमारे पास इस टर्म के काम का आएगा, जिसमें 5 चैप्टर शामिल हैं जो आपको बखूबी पता है और हम पहले बता चुके हैं। 20 मार्क्स 49, 50 यानी 50 मार्क्स आपका जो पेपर है वो इस टर्म के काम से होगा, यूट्यूब वाले कंटेंट लेक्चर से होगा। 20 मार्क्स उनके लिए डेडिकेट किए गए हैं जो आप यहाँ पर फिजिकली मौजूद थे और प्रीवियसली जो आता है। तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा या अभी जो काम यूट्यूब के थ्रू किया है उसको प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स अपने नोट करें, फिर आप प्रीवियस काम को करें और जब मे बी आप यहाँ पर हमारे पास आ जाएँ, तो हम आपको थोड़ा-सा रिवीजन या आपकी क्वेरीज़ का टाइम जो है वो देंगे और इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। तो अपना ख़्याल रखिए, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा और कमी-बेशी हो जाती है चीज़ों में, तो उम्मीद है जब हम फिज़िकली मिलेंगे तो बहुत सारे मामलात पे और डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, स्टे सेफ।